जो भी तैयारी होता है उसमें ये बस ये रहता है कि किसी तरह लिस्ट में टॉप 70 में आ जाए या जो भी है कि आईएएस बन जाए। एंड जो ये जंप होता है कि रैंक का जो जंप है वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मेरा बस ये एम था कि मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करूँ, रिजल्ट की चिंता ना करूँ। इनफैक्ट जब रिज़ल्ट आने वाला था और जब इंटरव्यू का डेट मेरा 9 सितंबर था, तो 9 सितंबर और 24 सितंबर का रिजल्ट आया, तो उस दौरान मैं प्रीलिम्स की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि कौन सा रैंक आएगा, एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा। सो इवन तो एग्ज़ाम रिसेंट गया था, बट तैयारी आपको जो है वो कंटिन्यूस रखना पड़ता है कि आप कंसिस्टेंटली 2-3 साल आप मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट तो बस उसी का मतलब एक एंड गोल होता है। सो आई थिंक आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए कि आपको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना चाहिए। शुभम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक इंजीनियर को जब आर्ट्स पेपर पढ़ना पड़ता है तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है कि आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर रखा, प्योरिटी जो है वो इंजीनियरिंग से अलग है, उसके बाद आप देखेंगे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सब डिफरेंटली जो है बिल्कुल अलग है, जहाँ के सीधे आप कैलकुलेशन से सीधे आप आ जाते हैं आर्ट्स पेपर में। कितना मुश्किल होता है जो भी इंजीनियर या आईटी बैकग्राउंड से या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको ये जानने की उत्सुकता है कि आप कैसे इसको मैनेज करते थे या पहले स्टार्टिंग आपने कैसे किया, और जब रैंक एक एंथ्रोपोलॉजी से थी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ आईटी बॉम्बे से 2018 में, तो लास्ट सेमेस्टर से मैं तैयारी स्टार्ट की थी। तो उस समय ये सोचा कि चूँकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा डिसेंट था, तो मुझे लगा कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल रख लेते हैं। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग 2018 के अटेम्प्ट में सिविल इंजीनियरिंग रखा। बट ये पूरा प्रिपरेशन जो है उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपकी इंटरेस्ट और लाइकिंग भी टाइम के साथ चेंज होता है। सो जब 3-4 महीने प्रिपरेशन में आ गए तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया, क्योंकि फिर सोशल साइंस काफ़ी पढ़ने लगे, फिर पेपर काफ़ी पढ़ने लगे, तो फिर इंटरेस्ट आया कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट उधर रुझान आ रहा था। जब 2018 का प्रीलिम्स दिया और तभी हुआ नहीं, तो मैं सोचा कि अब ऑप्शनल जो है वो काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल मार्क्स में। सो मैं डिसाइड किया कि मैं ऑप्शनल चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेंथ था और इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग से दूर जा रहा है। एंड जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा मन में रहता है कि 2-3 अटेम्प्ट तो अच्छा, 2 अटेम्प्ट तो कम से कम अच्छे से देंगे। सो उसमें 3 साल लग जाते हैं। सो आपको ऐसा ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए जिसको आप 3-4 साल अच्छे से पढ़ सकते हैं विथ इंटरेस्ट। एंड उस समय फिर मैंने 4-5 ऑप्शनल जो है उसका सिलेबस देखा। हमें लगभग 50 दिन मैंने दिया था अपना ऑप्शनल डिसाइड करने में। तो बहुत बड़ा टाइम होता है जब अगर आप 1.5 साल का अगर आप पूरा एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि 1.5 साल में आपको तैयारी करनी है। तो मैंने लगभग 1.5 महीने दिए और सारे ऑप्शनल का सिलेबस देखा और फिर सेलेक्ट किया। मैंने 4 ऑप्शन सेलेक्ट किए थे एंड में, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रो और साइकोलॉजी एंड PSI। सारे का सिलेबस देखा, थोड़ा उसके बारे में पढ़ा और फिर एंथ्रो के बारे में पढ़ा, अच्छा लगा। और किताबें पढ़ी थोड़ी, क्योंकि आपको कंटेंट ऑनलाइन मिल जाता है। तो ट्रैवल अफेयर्स के बारे में पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। सो और फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बायो में भी था। सो अपना इंटरेस्ट देखते हुए, अपना स्ट्रेंथ एरिया देखते हुए और मैं GS में लिखने में अच्छा हूँ, ऐसा मुझे ऐसा लगा 6 महीने के प्रिपरेशन के बाद। तो मुझे लगा कि अगर मैं सोशल साइंस लेता हूँ तो मैं अच्छे से लिख पाऊँगा। और जहाँ तक डिफ़िकल्टी की बात है सर, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे इनफैक्ट और अच्छा लगा कि मुझे नए तरह का डोमेन पढ़ने का मौका मिला, नए चीज़ें का ज्ञान हुआ। और जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो ये सब तो ऐसा था कि एक अंधकार एरिया में था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि देश में क्या हो रहा है, देश का स्ट्रक्चर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, क्या देश में हो क्या रहा है। सो एक तरह से एक अलग ज्ञान हुआ। ऐसा लगा कि एक नया पूरा जो नॉलेज डोमेन था वो अनटच्ड था। तो वो बहुत मेरा जो नॉलेज है ब्रॉडन भी हुआ। शुभम जी, एक प्रश्न है कि जैसा सोशल मीडिया में आप पहले नहीं थे, बाद में आप IAS बनने के बाद जब आपने रैंक 1 लिया, उसके बाद आपने ये ट्विटर बनाया, ठीक है। आपके नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स भी बनाए गए, जो भी हो उसके मतलब जो भी रहे हो। बट एक बात है कि आज का जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया में मैक्सिमम टाइम अपना देता है। और मैं हमेशा जब क्लास लेता हूँ बोलता हूँ कि स्ट्रिक्ट वाइजन 1 से 2 घंटा दीजिए। सोशल मीडिया का यूज जब ये करते हैं तो जैसे कि कोई भी एग्जाम के लिए तो हजारों वीडियो हैं, और अगर सुबह से शुरू करें तो शाम तक वो वीडियो ही सबका देखते रहते हैं।
तो ये वीडियो देखने का क्या कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्या कैटेगरी किस तरह से हमको देखना है कि हमें जो किसका वीडियो देखना चाहिए या किस तरह से, या आपने भी अभी स्टार्ट किया है तैयारी कराने के लिए टेलीग्राम पे, उसके बारे में बताइए कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, सोशल मीडिया का यूज कितना तक और किस हद तक होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, बाकी लोगों से कंपैरिजन आप मत करिए, आप खुद का प्रोग्रेस देखिए। जब मैं तैयारी स्टार्ट किया तो मैं टॉपर्स के जो ये होते हैं फाइनल मार्कशीट, वो मैं हमने देखा 3-4 टॉपर्स के, देखा कि यार 1000 मार्क्स के आसपास 900 मार्क्स के अगर लाते हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। तो उस एम तक पहुंचने के लिए आपको जो भी चीज़ आपको रोकती है उससे आप दूरी बनाएं। तो अगर मैं फेसबुक खोला एक दिन, जस्ट तैयारी जब स्टार्ट किया, मैंने 2 जन 2018 से स्टार्ट किया था, 2 जनवरी से। सो फेसबुक स्टार्ट किया तो मैं 1 घंटा मेरा टाइम वहाँ गया। तो फिर एनालाइज हुआ कि यार ये तो गलत बात है, 1 घंटा वहाँ चला गया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फेसबुक को डीएक्टिवेट करूँगा और सोशल मीडिया पे नहीं रहूँगा। तो वो मेरा खुद का कॉन्शियस डिसीजन था। तो आपको, आपके लिए जो भी चीज़ आपको अपने एम से रोकती है, आप कोशिश करके 2 साल तक आप माइंड को ऐसा ट्रेन करिए। माइंड को बहुत ईजिली फुसलाया जा सकता है, मैं अपने पूरे तैयारी में ये देखा हूँ। आप माइंड को बोलिए कि 1 महीने बाद, ठीक है 1 महीने तक मैं नहीं यूज़ करूँगा, 1 महीने बाद देखेंगे। फिर 1 महीने से 2 महीने हो गए, फिर 1 साल हो गए, और अभी तो मन ही नहीं करता उतना यूज़ करने का। सो मेरा ये कहना है कि जो भी आप खुद एनालाइज करिए। और मैंने जो ट्विटर हैंडल बनाया वो फेक अकाउंट काफ़ी बन गए थे, इस वजह से मैं एक अपना पर्सनल अकाउंट बनाया, शुभम KR_IAS है। आप फॉलो मत करिए ऐसे बता रहा हूँ। आप बस टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वो साल भर जो है मैं वहाँ। अच्छा, ये टेलीग्राम भी 2-4 मैंने देखा है, आपका ट्विटर हो या टेलीग्राम हो, कैसे समझेंगे उसका बताना पड़ेगा कि ये हमारा जो है यूजर नेम है जिससे देख सकते हैं। अदरवाइज आप अभी भी सर्च करेंगे तो आपके पिक्चर लगे हुए, मम्मी पापा का वीडियो वगैरह वगैरह पूरा भरा पड़ा है सोशल मीडिया पे। तो आप निक नेम जो है वो बता दीजिए, ताकि आपको जो है फॉलो उसी माध्यम से फॉलो कर पाए। टेलीग्राम पे चैनल का नाम है शुभम कुमार स्ट्रैटेजी एंड नोट्स फॉर UPSC। बट ऐसा आपको 2-3 चैनल पे मिल सकता है, तो उसका लिंक में जाइएगा तो वहाँ पे एक काम करेंगे, वो हम आप लोगों को बता देंगे, हमारा मिशन 50 का भी चैनल है उस पर, और उस पर भी शुभम कुमार अवेलेबल रहेंगे, जहाँ आपको गाइड करेंगे। तो प्रॉपर जो है इनसे मैं पूछकर आप लोगों को कन्वे कर दूंगा, या फिर जो भी हमें अभी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, हजारों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी पता हो जाएगा, चैट बॉक्स में बता पाऊंगा। उसमें ये है कि शुभम SHUBHMPR_IAS ये ट्विटर का भी हैंडल है, और टेलीग्राम पे भी यही आईडी है। तो दोनों का सेम है। और जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वो मैं पर्सनली मैं लिखा हूँ, लंबा एक लिखा हूँ कैसे प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो आपको पढ़ के लग जाएगा कि ये ऑफिशियल आईडी है। और वहाँ पे मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँगा कि कैसे नोट्स बनाना था। फिर मेंस के लिए भी जो भी लिंक वगैरह होगा, जहाँ कहीं भी मैं बोलूँगा वहाँ पे लिंक मैं शेयर करूँगा। और ये पूरे प्रिपरेशन में मैं यूट्यूब देखता था। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारे टॉपर्स के स्ट्रैटेजी मिल जाएंगे। सो एक तो आप स्ट्रैटेजी देख सकते हैं, और कभी कभी आपको मन नहीं लगता है क्या करें मोटिवेशन के लिए, तो आप बस खाना खाइए और यूट्यूब पर लगा दीजिए, और थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है ऐसे लोगों को देखते हुए। तो वैसा कर सकते हैं। शुभम जी, क्वेश्चन है कि जितने टॉपर होते हैं उतने अलग अलग बुक लिस्ट होता है। अब बुक लिस्ट जो है आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, पीटी के लिए, मेंस के लिए, दोनों ही ध्यान से सभी लोग जो है नोट डाउन कर देंगे, ताकि ये यही पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि सब अलग अलग बताएंगे, मैं अलग बताऊंगा, ये अलग बताएंगे, या फिर दूसरे टॉपर अलग अलग बताएंगे, तो सब अच्छी होती है। लेकिन कौन सी सटीक टेक्स्ट बुक है वो आप बता दीजिए एक एक करके, तो ये लोग नोट डाउन कर देंगे, ताकि उनकी प्रिपरेशन जो सही दिशा में जा सके। ये सारे टॉपर्स कुछ ना कुछ अलग बताएंगे आपको। तो मुझे भी ऐसा डाउट हुआ कि शुरुआत में काफ़ी सारे वीडियोस देखा, तो सारे टॉपर्स अलग अलग बता रहे, बट एक कॉमन आपको थीम दिखेगा सारे टॉपर्स में, कि सारे लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस किया होगा, मॉक टेस्ट अच्छा दिया होगा, सोर्सेज एक ही रेफर किए होंगे, आंसर राइटिंग एक ही जगह से किया होगा, तो उस टाइप का रहता है। तो मुझे तो ऐसे 6-7 महीने लगे थे शुरुआत में डिसाइड करने में कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा हुआ था कि 2018 में मैं कोचिंग किया था विजन IAS से दिल्ली में। तो वहाँ पे जो बेसिक बुक्स होते हैं उसका वो जो है वो पढ़ा दिए थे क्लास में, तो इस वजह से मैं बेसिक बुक्स को भी ज़्यादा रेफर नहीं किया। बट जैसे मैं कहूँगा कि लक्ष्मीकांत है पॉलिटी में, तो वो मैं ऑलमोस्ट जो क्लास में जो सर पढ़ाए उसके अलावा जो टॉपिक्स रह गए थे उसको बस मैं रेफर किया।
स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने क्लास में नहीं पढ़ा, तो मैं स्पेक्ट्रम का जो मैं बताता हूँ, स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा। देखिए ये आप डिफ्रेंशिएट करिए। देखिए अगर क्लास में जो पढ़ाई हो गया तो मैं ज़्यादा उसको रेफर नहीं कर किया, मैं क्वेश्चन लगा के देखा, अगर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मैंने लक्ष्मीकांत के भी टॉपिक छोड़ दिए। तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस जहाँ तक आता है आप वहाँ तक आप बुक को रेफर कर सकते हैं। फिर एंशिएंट मीडिएवल के मेरे खुद के नोट्स थे, आर्ट एंड कल्चर के खुद के नोट्स थे। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो मैंने सारे बुक लिस्ट देखा था और मैं फाइनलाइज किया था कि जो न्यू एनसीईआरटी हैं क्लास 12 या 11 में 3 एनसीईआरटी हैं, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, एंशिएंट मीडिएवल और मॉडर्न। वहाँ न्यू एनसीईआरटी से अब देखा जा रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ो, एंशिएंट मीडिएवल आर्ट एंड कल्चर का, फिर बोलेंगे तमिलनाडु का भी पढ़ो। मैं कहूँगा कि कोई एक चीज़ ही पढ़े। मोस्टली आप तो या न्यू एनसीईआरटी पढ़े या तमिलनाडु पब्लिकेशन का आता है वो पढ़े, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो मेंस में बहुत लिमिटेड है। जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है, जो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं पूरा हिस्ट्री मिला करके पेपर 1 में, 50-60 मार्क्स का पूरा वेटेज होता है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। प्रीलिम्स में हिस्ट्री का ओवरऑल 14 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी अच्छा वेटेज होता है, तो उसमें आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है इकोनॉमी के लिए? सर इकोनॉमी में मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया था, मेरे कोचिंग के थोड़े नोट्स थे जो उसको आपने पढ़ा था। हाँ, और इसके अलावा देखिए इकोनॉमी जो है, मैं एक लाइन से बता रहा हूँ, अभी मैं प्रीलिम्स पे हूँ, मेंस पे मैं आता हूँ। इकोनॉमी पे आप देखेंगे कि कुछ स्टैटिक पार्ट भी पूछता है, लेकिन बहुत हद तक डायनेमिक पार्ट होता है। सो जैसे मैं न्यूज़पेपर अगर पढ़ता था तो सारे जो टर्म्स नए नए आते हैं, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी से थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि आपको आइडिया लगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सो जो इकोनॉमी का है वो डायनेमिक रहता है, बैंकिंग एरिया से पहले क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो क्लास में तो यहाँ इकोनॉमी पढ़ाई होती है, तो मैं क्या किया कि क्लास में मुझे पढ़ा दिया गया, तो मैं कोई बुक नहीं रेफर किया, मैं क्लास को ही के नोट्स को 2-3 बार पढ़ा और फिर मैं क्वेश्चंस लगाए। क्वेश्चंस मैं लगाया तो मैं देखा कि 70% क्वेश्चन जो हैं, जो स्टैटिक पार्ट के वो हो रहे हैं, तो फिर मैं कहीं और ज़्यादा इधर उधर भटका नहीं। और जो डायनेमिक पोर्शन है उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर जो भी टर्म्स आते हैं न्यूज़पेपर में उसको गूगल करिए, ये हैबिट बना लीजिए, कुछ अगर नहीं आ रहा है तो गूगल करिए। और मैं क्या करता था, गूगल के बाद मैं टैब्स को ओपन रखता था मैं अपने फ़ोन पे, अगर मुझे याद नहीं हुआ कि ये टर्म्स क्या है तो मैं टैब्स ओपन रखता था। एनी टाइम मेरे फ़ोन पे लगभग 400-500 टैब्स ओपन रहते थे, तो बाद में अगर रिवीजन करने का हुआ तो फ़ोन पे ऐसे ऐसे करके पूरा रिवीजन कर लिया, या नहीं तो अगर मुझे टैब क्लोज करना है तो वहीं कोई एक नोटबुक बना लिया, वहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया। तो इनिशियली मैं ऑफलाइन नोट्स बनाता था, बाद में थोड़ा ऑनलाइन बनाने लगा, क्योंकि ऑफलाइन में आपके पेजेस इधर उधर हो जाते हैं, और आप कंफर्टेबल हैं तो आप कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई एक जगह बनाइए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन आईएएस का मैगजीन फॉलो किया था, इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, मंथली मैगजीन है। तो बट आप मैगजीन पे जो है वो बस डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि आप मंथ के एंड में उतना सारा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो आप कंटिन्यूअस आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर के लिए मैं द हिंदू पढ़ता था, बट फिर बाद में ऐसा हुआ कि हिंदू में थोड़े नेगेटिव न्यूज़ अच्छे खासे आने लगे, तो फिर मैं सोचा कि थोड़ा बैलेंस आउट करता हूँ, तो फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पेज आता है वो मैं पढ़ता था। और ये दोनों न्यूज़पेपर जो है वो मैं मेंस में भी पढ़ा, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं कंसिस्टेंटली पढ़ा। प्रीलिम्स में कभी कभी होता था कि एक दिन मिस भी हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं होता, आप कोशिश करें कि आप फॉलो कर पा रहे हैं 1 घंटे। पॉलिटिकल न्यूज़ ना पढ़े, स्पोर्ट्स के न्यूज़ ना पढ़े, जो काम के हैं, जो एडिटोरियल होता है, फ्रंट पेज होता है, बस इतना ही। आपको 45 या 50 मिनट्स लगेंगे। इनिशियली मैं 2 घंटे देता था टाइम, फिर उसको कम किया, फिर टाइमर लगा के पढ़ता था। मेरे पास हमेशा एक स्टॉप वॉच होता था, गले में भी उसमें ये भी था, गले में भी डाल देता था, स्टॉप वॉच डाला। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अगर मैं अपने चेयर से उठता था तो उसको मैं रोक लेता था, फिर टाइमर वो मैं स्टार्ट कर दिया, तो वैसे करके आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप कितने घंटे दे रहे हैं, कितने घंटे बाहर जा रहे हैं। और तो ये न्यूज़पेपर का हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो यही है। इन्वायरमेंट में भी मेरे क्लास के नोट्स थे। शंकर आईएएस थोड़ा सा मैं पढ़ा था, शंकर आईएएस लोग जनरली शंकर आईएएस का रेफर करते हैं,
बट अगर स्टैटिक पार्ट अगर आपको क्लासरूम में हो जा रहा है तो आप वो कर लीजिए, अगर बुक रेफ़र करना कर सकते हैं, मैंने रेफ़र नहीं किया था। और जो डायनेमिक पार्ट है इन्वायरमेंट और साइंस टेक बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, तो इसके लिए मैं क्या करता था, देखिए अगर आप बुक रेफ़र करेंगे या बुक पे हमेशा फुल्ली डिपेंडेंट होंगे, जो सबसे करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है वो बुक में भी नहीं आएगा, वो 1 साल 1.5 साल बाद आता है। और यूपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछेगा, बुक वैसा ही छापेगा, मतलब दिखाने के लिए कि हाँ चलो यहाँ बुक से आया। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो जितनी भी किताबें हैं वो धीरे धीरे मोटी होते जाएंगी, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न पे वो कंटेंट जो है ऐड करते रहते हैं। तो आपको एक स्टेप आगे रहना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिए, देखिए कहाँ से पूछ रहा है, फिर आप बुक्स या कोई और बुक रेफर करें या गूगल करें। तो इन्वायरमेंट के लिए मैं क्या करता था कि अगर आप देखेंगे जो नेशनल पार्क हैं, ये सबसे क्वेश्चन आता है, टाइगर रिजर्व से आता है। इसमें एक वेबसाइट है एनविस करके, ENVIIS, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो नेशनल पार्क हैं सारे डिटेल्स है वो आ जाएंगे। अब 50 टाइगर रिजर्व है, 51 आई थिंक ना, और 52 हो तो बाहर आपको एज अ लोकेशन कौन सबसे बड़ा नेशनल पार्क, कौन सबसे एरिया में सबसे बड़ा है, पूरा लिस्ट आ जाता है। तो आप गो थ्रू करें, इसमें आपको हार्डली 1 दिन जाएगा। अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। अगर आप 3-4 लोग मिल के पढ़ेंगे और बोलेंगे कि तुम पूछो ऐसे ऐसे करके पूछेंगे पीयर ग्रुप में, तो आपको 1 दिन में सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, आपको 1 दिन में सारे ये याद हो जाएंगे, कर सकते हैं टाइगर रिजर्व याद हो जाएंगे। और वाइल्ड लाइफ का जो होता है वो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप गेस वर्क कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ आप वेबसाइट से रेफर कर सकते हैं। फिर एक होता है ईयर एंड रिव्यू, सारे मिनिस्ट्री का PIB पे ईयर एंड रिव्यू आता है 10 पेज का। अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी निकालने लगे हैं उसका जिस्ट, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप PIB वहाँ पे डालिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट MOEFCC ईयर एंड रिव्यू PIB, आप गूगल करेंगे पहला लिंक आएगा, आप उसको खोलिए, 10 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। इन्वायरमेंट के लिए मैं लास्ट 2 इयर्स का जो है वो ईयर एंड रिव्यू देखता था। अब ईयर एंड रिव्यू पढ़ने का भी तरीका है, आप पढ़िए, वहाँ पे आपको कुछ टॉपिक रहेगा कि ये स्कीम न्यूज़ में है, ये चीज़ है, तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि गवर्नमेंट के मुताबिक कौन सा स्कीम इम्पॉर्टेंट है। सो फिर आप उस स्कीम को आप गूगल करके उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर आप स्कीम्स वगैरह पढ़ने जाएंगे तो 400-500 पेज की किताब हो जाएगी पूरे गवर्नमेंट स्कीम्स में, उतना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता था कि जो टॉप 10 मिनिस्ट्री है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर फार्मर्स का है, हाँ वो है, फिर आपका इंडस्ट्री का है, फिर MOEFCC है, तो ये सारे जो टॉप 10 मिनिस्ट्री है उसका आप ईयर एंड रिव्यू आप देख लीजिए और फिर उसको गूगल कर लीजिए, जो उसके अंदर कोई टर्म्स अच्छे आ रहे हैं, कोई स्कीम्स आ रहा है वो आप कर लीजिए। इससे आपका नॉलेज ब्रॉड होगा, आप ऑप्शंस जो है प्रीलिम्स में एलिमिनेट कर पाएंगे। और बहुत बार होता है कि मैं 2020 में देखा, 2019 में भी देखा, क्वेश्चंस डायरेक्टली वहाँ से आ जाते हैं।